होस्टिंग की दुनिया में एक उभरता हुआ नौजवान पहली बार यहाँ यूके पहुँचे, तो आपके पास माली रिसोर्सेज क्या थे? ये रिकॉर्ड भी हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो या फिर मैं यूके जब एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली अपने स्टडी वीज़ा पे आया था ना, तो पाकिस्तान से जब आया तो करेंसी में पाकिस्तानी रुपीज़ हों या फिर यूके का, 0 पाउंड था मेरे जेब में। सबसे पहले आपने काम क्या किया था और उस तजर्बे से आपने क्या सीखा? वो एक वेयर हाउस था, तो उसके अलावा एक होटल में रिसेप्शनिस्ट किया काम, देन कस्टमर सर्विस किया एक जगह पे। नया बंदा आता है तो सर्कल बनाने में, लिंक्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये एकदम से कैसे पॉसिबल हो गया आपने आते ही होस्टिंग शुरू कर दी? कुरान मजीद में भी है कि इंसान को वही चीज़ मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। दियार गैर में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, तो हुँ। इसीलिए भी ये सुनने वालों के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ यार, यही हकीकत है कि हाँ, मुश्किल होता है। आपने स्टार्ट मजहबी महफ़िल की नकाबत से किया था, हुँ। तो मजहबी महफ़िल की नकाबत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? पहली दफ़ा मैंने उन्हें देखा कि मस्जिद में वो नकाबत कर रहे थे। वो एक टिपिकल स्टाइल होता है इस्लामिक महफ़िल की, नकाबत का ना एक आई था। नो, हाँ। तो वो कर रहे, तो मैं अब मस्जिद में गया, बच्चा था, देखा ये कुछ कर रहे हैं, वापस गाड़ा है, वो चीज़ें मुझे ज़हन में अज़बर हुई। आवाज़, लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू को निखारने के लिए क्या अमली इक़दामात करते हैं? नहीं देखते कितनी है रियाज़त किसकी, हाँ। लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरी मेहनत छोटी है, मेरे साथ दुआएँ बड़ी हैं। बेहतरीन होस्ट और कंपेयर बनने के लिए हुँ। कौन सी कोर स्किल्स ज़रूरी हैं? हाँ, कौन से कोर स्किल्स यार, इसमें ये ज़रूरी है कि आपको वर्सटाइल होना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूं आपका दोस्त गुलजार चुनिया और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद गुलजार। नाजरीन, स्पीकिंग पावर एक ऐसा हुनर है जिसे आज की दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट स्किल समझा जाता है। मेरे साथ भी एक ऐसी ही बासलाहियत शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तानी नौजवान हैं और एक पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। आज जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक गांव से शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल स्क्रीन्स और अब वो लंदन O2 अरीना तक पहुंच चुके हैं। होस्टिंग की दुनिया में एक उभरता हुआ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब शमाउन मुमताज़ साहिब। ब्रदर, सबसे पहले तो पॉडकास्ट के लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। गुलज़ार भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर से हैं? अपने शहर के ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं। गुलज़ार भाई, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला जहलम की तहसील दीना से है, जो कि अमूमी तौर पे कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से तो बिल्कुल छोटा सा शहर है, कोई इंस्पायरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ दीना से है। ओके। आप यूके कब और किस वीज़ा पर आए थे? और इसके पीछे क्या सोच और क्या अवामिल है? यूके अभी जो रिसेंटली मेरा आना हुआ वो स्टडी वीज़ा पे था, और तकरीबन मुझे 1 साल हो चुका है, फ़ेब 2025 में अभी रिसेंटली जो आया हूँ। लेकिन आपकी इत्तला के लिए भी अर्ज़ होगा और बाकी दोस्तों के लिए भी कि यूके में पहले आता रहा, बचपन में वेकेशंस पे फैमिली के साथ ना विज़िट के लिए 2-3 मंथ्स, बट वो आना और ये आना, सही, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। जब आप पहली बार यूके पहुँचे तो इब्तदाई दिन कैसे थे? कल्चर, माहौल और ज़ुबान की वजह से क्या चैलेंजेस फ़ेस किए आपने? गुलज़ार भाई, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हाँ, पहली दफ़ा अगर मैं कहूँ वो आना बचपन में पेरेंट्स के साथ वेकेशंस के लिए, वो तो एक डिफरेंट था, लेकिन ये जो अकेले में आना, अपना ये सारी चीज़ें ना सेटअप, ये डिफरेंट था। तो लैंग्वेज का तो कोई इतना मसला नहीं होता, आपको भी जैसे आइडिया है, हम पाकिस्तान में भी मतलब जिस बंदे ने स्टडी की हो, बैचलर्स किया हो, तो इंग्लिश बोलना मसला नहीं है। तो बाकी कल्चर भी यहाँ पे मोस्टली लंदन में या फिर पूरे यूके में, थ्रू आउट द यूके हमारा इतना ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो वो फ़ील नहीं आती उस तरह से। लेकिन जो आपको अपना एक जगह बनाने में जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो इवन कि आपकी इधर फैमिली भी हो, आपके सिबलिंग्स भी हों, लेकिन जहाँ अगर आपने यूके में परमानेंट रहना है या स्टडी करना है, तो या कोई अपना बिज़नेस करना है, तो जो स्ट्रगल आपको करनी है, वो तो ऑब्वियसली हम एक शहर से दूसरे शहर भी जाएँ तो वो चीज़ होती है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जाना, तो वो थी बहुत सी चीज़ें, लेकिन
विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स बेहतरीन हो जाती हैं। आप पहली बार यहाँ यूके पहुँचे तो आपके पास माली रिसोर्सेज क्या थे? क्या कभी ऐसा लगा कि ये फ़ैसला मुश्किल हो सकता है? अच्छा, ये गुलज़ार भाई शायद ये रिकॉर्ड भी हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो, या फिर मैं यूके जब एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली अपनी स्टडी वीज़ा पे आया था ना, तो पाकिस्तान से जब आया तो करेंसी में पाकिस्तानी रुपीज़ हों या फिर यूके का, 0 पाउंड था मेरे जेब में। ओके, 0 पाउंड। 0 पाउंड लेके मैं यहाँ पे यूके पे एंटर हुआ था। सबसे पहले आपने काम क्या किया था? और उस तजुर्बे से आपने क्या सीखा? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा मुझे कि पहली जॉब मैंने क्या की थी यूके में आने के बाद। तो ऑब्वियसली शायद क्योंकि मेरा पहले यही माइंडसेट था कि हाँ, होस्टिंग ही मैंने की थी स्टार्ट में भी ना। स्टार्ट से होस्टिंग शुरू कर हाँ, दी? होस्टिंग क्योंकि मेरा वो एक प्रोफाइल बनी हुई थी ना पाकिस्तान से। पहली जो मतलब अर्निंग थी वो होस्टिंग से ही हुँ, थी। तो बाकी उसके अलावा जॉब तो एक वेयर हाउस में मैंने किया था काम, जो पहली मतलब जॉब, जो टफ़ जॉब कभी ज़िंदगी में मैंने मतलब इधर आके की ना, वो एक वेयर हाउस था। तो उसके अलावा एक होटल में रिसेप्शनिस्ट किया काम, देन कस्टमर सर्विस किया एक जगह पे। तो इस तरह से मतलब वो डिटेल्स थी। मेरा ख़्याल है कि जब नया बंदा आता है तो सर्कल बनाने में, लिंक्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एकदम से कैसे पॉसिबल हो गया आपने आते ही होस्टिंग शुरू कर दी? अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि ये कुरान मजीद में भी है कि इंसान को वही चीज़ मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप इंसान को वही चीज़ मिलती है कि जिसकी वो कोशिश करता है। जब आप सच्चे दिल से वो किसी को चाहेंगे ना, तो फिर पूरी कायनात वो आपको उसका बनाने में लग जाती है। वही बात आ जाती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं। तो ये था, वो मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान से भी ना, क्योंकि मीडिया में जो स्ट्रगल की थी मैंने काफ़ी ज़्यादा शुरू से लेके, तो वो उस हवाला से थोड़े से ना लिंक्स वगैरह या फिर प्रोफाइल मेरी सोशल मीडिया पे थी। तो सही। बाकी खुद थोड़ी बहुत ना स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी चीज़ों को अपनी जगह बनाने में, ढूँढने में। तो ये है कि छोटे-छोटे पहले इवेंट्स या वो चीज़ें मिलती गईं, तो उससे फिर सिलसिला शुरू हुआ। कभी ऐसा वक़्त आया कि आपको मुश्किल फ़ील हुई हो और आपने ये सोचा हो कि अब मुझे वापस जाना पड़ सकता है? उस फ़ेज़ को आपने कैसे ओवरकम किया? अच्छा गुलज़ार भाई, ये हाँ, वापस जाने वाला जो सवाल होता है ना, वो तो एक, लेकिन मुश्किल फ़ेज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कोई भी मैं नहीं समझता कि 90% 95% जो स्टूडेंट्स आते हैं, बल्कि सिर्फ स्टूडेंट्स भी नहीं, जो वर्क परमिट पे आते हैं अपनी फैमिली के साथ आते हैं, क्योंकि एक कंट्री छोड़ के आप दूसरी जगह जब आते हैं तो वो फ़ेज़ मुश्किल आते हैं। सबसे पहली चीज़ें होती हैं अकोमोडेशन, आपको भी आइडिया होगा यूके में वो डिफ़िकल्ट है अकोमोडेशन तलाश करना। हाँ, बिल्कुल। जब आप पर्सनली खुद आप अपने ओन पे होते हैं, आपको कुछ मंथ्स हुए होते हैं, अपनी अकोमोडेशन तलाश करना, फिर उसके बाद अकोमोडेशन को अफोर्ड करना, रेंटिंग वगैरह, फिर पहली जॉब आपको फाइंड करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रगल्स और टफ टाइम आता है। लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से नहीं हुई थी कि अगर ये ज़हन में थी कि अगर अल्लाह पाक ने यहाँ तक लेके आया है, तो वो आगे भी अल्लाह पाक आगे भी रिसोर्सेज़ बेहतरी सबक होगी। पैदा करेगा। तो अगर ये हमारे लिए बेहतर ना होता तो शायद अल्लाह पाक हमें यहाँ पर लेके ही ना आते। हुँ, तो हुँ। वो सारी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें फिर इम्प्रूव होती हैं। ये बस आपको यकीन पुख्ता होना चाहिए कि ये टाइम नहीं रहेगा। क्या कोई आपके यहाँ कोई रिश्तेदार या दोस्त अब आपको जानने वाले थे? अगर थे तो कभी किसी ने आपकी मदद की आपकी? गुलज़ार भाई, रिश्तेदार या फिर जानने वाले मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे तकरीबन सारे रिलेटिव्स, हम जिस एरिया से भी वहाँ के लोग सारे, आपको पता ही होगा मीरपुर मंगला या फिर दीना जेहलम के बहुत से मेजोरिटी में लोग ना, तकरीबन एक गांव के हर घर से कोई ना कोई लोग ना यूके यूरोप में सेटल्ड हैं। तो मेरे भी फर्स्ट कज़न्स इवन या फिर रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वेलकम सबने बहुत किया था, बड़े गर्मजोशी के साथ सबने वेलकम किया था। पहले तो 15-20 दिन में टाइम ही नहीं था कि एक दिन में 2 से 3 दावतें मेरी हो रही थी। तो वो बड़ा अच्छा एक है। लेकिन फिर जब वो चीज़ वेलकम आपका ख़त्म होता है, उसके बाद जब आप फील्ड में आते हैं, जब तो आपने किसी ने अपना कैरियर बनाना, फिर वो आप होते हैं या फिर आपके ख्वाब होते हैं, आपके वो सारी जितना स्किल सेट है या फिर आपका पैशन या फिर आपका सब्र होता है। तो किसी ने फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी की? आपने बोला कि मैं जब आया था मेरे पास 0 पाउंड था। फाइनेंशियल का इतना, असल हेल्प है ही यही अगर किसी ने की होगी। यार गुलज़ार, फाइनेंशियल हेल्प आपकी शायद आपके सिबलिंग्स के अलावा या फिर आपके पेरेंट्स के अलावा नहीं कोई करता, या फिर एक्सपेक्ट भी हमें नहीं किसी से करना चाहिए। ये वो चीज़ होती है, हाँ, कुछ अच्छे दोस्त थे या फिर कुछ
मेरे थे अंकल्स वगैरह यहाँ पे ना, जिन्होंने मुझे ये चीज़ की। लेकिन लकीली यहाँ पे ना मेरी अपनी फैमिली में से मेरी सिस्टर भी हैं, वो ऑलरेडी यूके में थी। तो उस सिलसिला में, या फिर मेरे फर्स्ट कज़न्स थे, तो बाकी कुछ 1-2 अंकल्स वगैरह, या फिर मेरे फ्रेंड्स भी कुछ इतने ज़्यादा थे, तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। मैं अपना ना वो सर्किट ऐसे सेट कर लिया था कि किसी से लेने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ज़रूरत तो होती है, सबको पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ यूके में आने के बाद ना, जो लाइफ मैंने देखी है, अगर कोई आपको टाइम निकाल के मिल भी रहा है ना, आप वो भी गनीमत समझें, क्योंकि हमें यहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि पाकिस्तान में अब ये चीज़ें भी चेंज हो रही हैं कि यहाँ पे लोग अपनी स्ट्रगल में सब लगे होते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट का किसी से सोचना भी, मैं समझता हूँ कि हम ओवर एक्सपेक्टिंग कर लेते हैं किसी से। देखने में आता है कि हम सोचते हैं पाकिस्तान में बैठकर या दीगर ममालिक जो लोग बैठे हैं, हुँ, वो ये उनका माइंडसेट बना हुआ है कि दियारे गैर में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो हुँ, इसीलिए भी ये सुनने वालों के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपसे पूछा हुँ, ताकि हुँ। सुनने वाले हमारी ऑडियंस को पता चले कि हकीकत क्या है। हाँ यार, यही हकीकत है कि हाँ, मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बाकी अगर एज़ अ जनरल हम देखें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं एशिया से, तो उसके लिए चीज़ें होती हैं डिफ़िकल्ट, मेरे लिए भी थी। लेकिन लकीली कि मेरा ये स्किल, जो आपने स्टार्ट में कहा कि स्पीकिंग का स्किल, जो आपका पैशन था, होस्टिंग थी, ये मीडिया की फ़ील्ड की ये सारी चीज़ें थी, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। इसकी मैं चलें एग्ज़ाम्पल भी मैं कोट करता हूँ। यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा था, तो एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी यूनिवर्सिटी में ना एक साथ मुझे कोई 5,000 पाउंड फ़ीस सबमिट करनी थी। तो मैं काफ़ी लेट हो गया, तो वो यूनिवर्सिटी ने लास्ट मुझे चांस दिया था 24 आवर्स, अदरवाइज़ मेरा एडमिशन कैंसल हो जाता। तो वो 5,000 पाउंड, 5,000 पाउंड, जो आपको पता है कितना मुश्किल होता है यहाँ पे। तो वो कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे, कुछ मीन्स के जो फेसबुक फ्रेंड्स, 1-2 ऐसे दोस्त हैं जिनसे आज तक मेरा फ़िज़िकली मुलाकात नहीं हो सकी। सही। मेरे एक मैसेज पे उन्होंने 2 से 3-3 हज़ार पाउंड मतलब भेज दिया। हम्म, 24 आवर्स में करनी थी, कोई 10 घंटों में मेरी वो फ़ीस सबमिट हो गई थी। उसमें हम्म, से मेरा कोई मैंने किसी को, ऐसे दोस्त भी थे जिनसे पहले मुलाकात भी नहीं हुई एक दफ़ा। लेकिन वो ये चीज़ थी कि वो एक था जो मैंने मेहनत की हुई थी, ये मेरी अर्निंग थी, मेरे पैशन की, या फिर मेरा जो मीडिया में जो काम था, अपनी होस्टिंग या स्पीकिंग स्किल्स थे, उस बेस पे जो लोगों का एतमाद बना था। तो ये भी उनकी शुक्रिया मेहरबानी है कि उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ की थी। आपने स्टार्ट मजहबी महफ़िल की नकाबत से किया था। हुँ। तो मजहबी महफ़िल की नकाबत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? ये कोई एक्सीडेंटली हुआ या आपका कोई बचपन से शौक था? गुलज़ार भाई, हाँ, आपने ठीक कहा कि मेरा तमाम तर जो स्पीकिंग का कैरियर था, डिबेटिंग कैरियर है, होस्टिंग होगी, एक्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें ना, लेकिन बिल्कुल जो स्टार्ट था उसका, वो मज़हबी महफ़िल ही थी। वो इस तरह से कि एक तो ये चीज़ ये नहीं कि किसी को देख के, मतलब बिल्कुल कि एक बड़ी एज में आके कुछ लोग स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें ना, ये बिल्ट इन एक मेरे माइंड में थी कि मैंने जब स्कूल पहले जाना स्टार्ट किया ना, इवन कि नर्सरी में होता हूँ, तो मुझे तो इतना याद नहीं है, अम्मी बताती हैं कि जब टीचर या फिर सब कज़न्स वगैरह पूछते थे, आप बड़े होके क्या बनेंगे? तो उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सदर थे ना, तो वो डेली रोज़ खबरनामा जब हम देखते ना, तो रात को हाँ। वही, आपको पता है, पीटीवी होता था, तो वो जी, जी। खबरनामे में ना पहली खबर वही आती थी कि सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब ना, तो मैं रोज़ देखा यार ये बंदा सबसे, लेकिन मैं बच्चा था, मेरे ज़हन में भी ये चीज़ थी कि ये बंदा सबसे ज़्यादा टीवी पे आ रहा है, हाइलाइटेड है, उससे जब कोई पूछता क्या बनोगे, मुझे ये नहीं पता था उसका डेज़िग्नेशन क्या है, बच्चा था, बस मैं सही। परवेज़ मुशर्रफ बनूँगा वो। तो वो एक ये बिल्ट इन एक चीज़ थी ना, एक हुँ, ख्वाब जो था। हुँ, तो फिर स्टार्ट ऐसा था कि मैं, क्योंकि आपको बताया कि दीना कोई इतनी बड़ी हुँ। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मीडिया के हवाला से, या इंस्पायरेशन नहीं है इतना उधर से कोई। तो बिल्कुल छोटी सी एज में जब आगे पीछे मस्जिदों में जाना, वहाँ आपको पता है महफ़िल होती हैं, रबीउल अव्वल की या फिर मुहर्रम की। तो महफ़िल में जब जाना, तो उधर मुझे याद है कि बचपन में पहली दफ़ा मैं एक मस्जिद में महफ़िल में ना, मेरे अंकल ही हैं, तो वो नकाबत करते थे होस्टिंग को ना, अगर इस्लामिक महफ़िल की होस्टिंग हो ना, उस होस्टिंग को हम नकाबत कहते हैं उर्दू में, निज़ामत नकाबत। तो सही। पहली दफ़ा मैंने उन्हें देखा कि मस्जिद में वो नकाबत कर रहे थे। वो एक टिपिकल स्टाइल होता है इस्लामिक महफ़िल की, नकाबत का ना एक आई था। नो, हाँ। तो वो कर रहे, तो मैं अब मस्जिद में गया, बच्चा था, देखा ये कुछ कर रहे हैं, वापस गाड़ा है, वो चीज़ें मुझे ज़हन में अज़बर हुई। अगले दिन सही। मैं इधर घर में बैठा, वो सब कज़िन्स बैठे बच्चों, मैं वो चीज़ कॉपी कर, कॉन्फिडेंस भी वो था, बिल्ट इन ही था। एक हुँ, नेचुरली ना था कि अल्लाह की तरफ से। तो वो उधर से फिर स्टार्ट लिया। फिर क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी वही होती थी कि मसाजिद में महफ़िल थी,
उसमें नात कहानी भी करना, होस्टिंग भी जहाँ चांस मिल जाए। फिर उसके बाद जब स्कूल गए तो उधर से फिर बाकी चीज़ों का भी सिलसिला शुरू हुआ, स्कूल में स्पीच वगैरह या बाकी सब। आप अपनी आवाज़, लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू को निखारने के लिए क्या अमली इक़दामात करते हैं? नहीं देखते कितनी है रियाज़त किसकी। हाँ, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरी मेहनत छोटी है, मेरे साथ दुआएँ बड़ी हैं। माशाल्लाह। दुआ आप लेके चलेंगे, आप उसके अलावा एक आपका जो खुद पे यकीन होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके निखार पैदा करने में। और ये मेहनत ऐसी नहीं कि किसी पैटर्न के साथ किसी की जाए, किसी स्केड्यूल के साथ की जाए ना। जब आप किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं पर्सनली, मतलब तो मैं होस्टिंग के लिए हम जाते हैं, अब तो हम प्रोफेशनल हैं, हमें ज़हन में होता है यार इतने पैसे लेंगे, ये चीज़ होगी, इतना फेम होगा, लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके पीछे अब तो लोग मुझे कहते हैं, मैं जाता हूँ किसी भी महफ़िल में, इधर आपके साथ बैठूँ भी मुझे जाना हो, 10,000 का क्राउड हो, जितना मर्ज़ी बड़ा क्राउड हो, जो भी इवेंट हो, मैं एट द सेम टाइम फिल बदी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ होस्टिंग। लेकिन इसके पीछे क्या चीज़ थी, क्या काविश थी, वो पूरी मेरी स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, मेरा अच्छा ऐसे रूटीन था कि डेली ना सोने से पहले ऊपर छत पे एक रूम था ना, उसमें जाके आधा घंटा 1 घंटा, ये नहीं सोच कि मैं प्रैक्टिस करूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, बस उस चीज़ से मुझे मज़ा आता था। वहाँ तरन्नुम में भी कुछ कलाम वगैरह पढ़ना, या फिर वो नए अशार याद करके शीशा के सामने खड़े होके ना, उसमें ये नहीं था कि मैंने कॉन्फिडेंस बनाना है, मैंने आवाज़ को इम्प्रूव करना है, मैंने चीज़ें लेके आनी है। बिल्कुल कोई लालच किसी चीज़ का जब निकाल के ना, सिर्फ़ मुखलिस होके कि इस चीज़ के करने से मुझे मज़ा आता था, सुकून मिलता था। ये मेरी हॉबी थी। जब आप स्टेज पर आते हैं तो पहले से आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं या हालात सिचुएशन के मुताबिक फिल्म दी आप बोलते हैं? नहीं गुलज़ार भाई, वैसे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, और बीइंग अ प्रोफेशनल आपको स्क्रिप्ट रेडी करना चाहिए। लेकिन अनलकीली कहूँगा या फिर मैं लकीली कहूँगा, मैं एक मिसाल आपको कोट करता हूँ ना, जब मैं पहला ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट बोलने गया था ना, एंड आई एम द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ जेहलम, कि जिसने ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ओके। तो हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, रेहान अब्बासी साहब, बड़े हुँ, अच्छे सीनियर थे। मैंने रेहान भाई को कॉल की, रेहान भाई मैं पहला कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला बोल रहा हूँ, तो आप मुझे तकरीर लिख दें। तो रेहान भाई ने एक जुमला कहा था, कहते हैं कि अगर मैं आपको तकरीर लिख दूंगा तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगा। ये सही, उसके मुतरादिफ कि आपकी सही। क्रिएटिविटी, आपकी अपनी सोच। हुँ, मुझे आज तक कोई ऐसा सीनियर मतलब नहीं मिला था कि जिसने मुझे होस्टिंग लिख के दी हो। कब मैंने बहुत से जूनियर्स को लिख के दिया, लेकिन मुझे अभी तक आज तक शुरू से लेके कभी किसी ने होस्टिंग लिख के दी नहीं थी। जो रेडी करनी होती थी चीज़, वो अपने माइंड में खुद करता था। फिर हुँ। ऐसी वो आदत सी होगी कि फिर मैंने लिखना छोड़ दिया था। और अब अल्लाह का शुक्र है, जिस भी स्टेज पे जाता हूँ ना, कभी मतलब मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया, फिल बदी होता है। और ओके, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बस अता हो जाती है, बस वो क्या बात है। कर्म है। हुँ। मज़हबी महफ़िल की मेज़बानी ने आपकी ज़ाती ज़िंदगी, सोच और किरदार पर क्या असर डाला है? आई मीन कि कोई आपके लाइफ़स्टाइल, आपकी दोस्तियों में कुछ चेंजिंग आई है? ऑब्वियसली यार, गुज़ार होती हैं ये चीज़ें, बहुत मैटर करती हैं। इसमें फिर आपको ना वो एक, क्योंकि मजहबी महाफ़िल आपको पता ही है मसाजिद में होती हैं। फिर जब ये सोच आपके दरकार होती है ना कि मैंने मिंबर रसूल पे खड़े हो के बात करनी है, फिर आप किसी भी लाइफ में कोई भी स्टेप लेने से पहले, किसी भी तरफ जाने से पहले, आपके जहन में एक ये ख्याल तो आता है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, मैं मुझे अल्लाह पाक ने वो डेकोरम दिया है कि मैंने उस जगह पे खड़े होके, उस मनसब पे खड़े होके मैंने बात करनी है। हुँ, तो उस चीज़ से फिर आपकी वाक़ई ऑब्वियसली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा निखार आता है, बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्ट, फिर लोग इज़्ज़त भी करते हैं, अल्लाह पाक लोगों के दिलों में डाल देते हैं। तो फिर लोग रिस्पेक्ट आपका करना शुरू हो जाते हैं। आपको एक डिफरेंट फिर फ़ील आती है, फिर आपको दिल करता है कि यार इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, तो मज़ीद आगे से आगे बढ़ा जाए। यही तो हमारा मेन अर्निंग होती है इस चीज़ में। आपकी फ़ील्ड में वो कौन-सी शख्सियात हैं जिनसे आप मुतासिर हैं या जिनको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? आप किसी को अडॉप्ट करते हैं या अपनी ज़ाती खुद अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं? ये ऐसा है कि मुख्तलिफ फूल हैं फील्ड में। लोग कुछ होते हैं कि सिर्फ़ किसी एक इंसान, मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि मैं किसी को कॉपी नहीं किया। लोग होते हैं ना, बाकी इस फील्ड में आते हैं लोग, तो किसी एक इंसान को कॉपी करते हैं। मैंने हर फूल से उसकी खुशबू थोड़ी-थोड़ी लेके ना,
मिक्स करके ना एक वो जो उसका मिक्सचर सब बड़ा खूब हसीन वो गुलदस्ता सा बन जाता है। हर गुल की एक सही मुनफरिद महक होती है। मैंने बहुत से लोगों को कॉपी किया इसमें मैं कोट करूँ सबसे स्टार्ट में, क्योंकि आपको बताया था इस्लामिक महाफ़िल से ही मैंने लिया था। हुँ, तो सबसे पहला नकीब जिसे मैंने सुना है ना वो तो आपको बताया था। मैं नाम भी कोट करता हूँ, हाफ़िज़ मोहम्मद अज़ीम साहब मेरे अंकल भी लगते हैं, तो वो होस्टिंग करते थे। सबसे पहले उन्हें देख के ना वो बचपन में जो पहली अर्ज आई थी ना वो थी। उसके बाद फिर जब देखना शुरू किया तो इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहब का नाम है बहुत, आई नो। वो भी हुँ, हुँ, पंजाब से। हुँ, रिज़वी साहब को सुना, सुनते-सुनते जब तस्लीम अहमद साबरी साहब को सुना, हुँ, सबसे ज़्यादा मतलब मुझे किसी शख्स ने अगर इम्प्रेस किया था वो तस्लीम अहमद साबरी साहब ने। एक नया वो अंदाज़ लेके आई, नई चीज़। सही। हालाँकि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हुँ, हुँ, पहरावों में, उनके लहजे में, इन दोनों का हुँ, जो जॉनरास हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, मैंने दोनों को फॉलो किया। फिर इसी तरह आगे जब बढ़ते गए फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जो ऑफिशियली मेरे उस्ताद हैं, बाकी तो मैं सबसे ही सीखा, मतलब रूहानी तौर पे देख के उनका हम सीखता हूँ, जिससे जो चीज़ अच्छी लगती है उठा लेता हूँ। लेकिन सफदर अली मोहसिन साहब का एक ऐसा नाम है कि जिन्हें ऑफिशियली जिनके साथ मैंने क्लासेस ली, होस्टिंग की, सीखा, प्रॉपर वर्कशॉप्स की, दो कहीं 3-4 साल लगातार डेली क्लास होती थी। सफदर अली मोहसिन साहब वो भी बड़ा बहुत बड़ा नाम है होस्टिंग की दुनिया का इस टाइम। तो बाकी जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जब आते हैं तो वसीम बदामी साहब को देख के बहुत चीज़ें सीखी। ताबिश भाई के साथ, ताबिश हाशमी साहब के साथ तो काफ़ी मतलब टाइम भी गुज़रा, हुँ, उन्हें हुँ, देख के बहुत सी चीज़ें हैं। तो लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्ट में जाएँ तो पाकिस्तान में ज़िया मोहिउद्दीन साहब, हम तो बस उनके जो सुहन का दस्तरखान है, उसके चंद हाँ, घूँट भी अगर हमारे नसीब हो जाएँ, ऐसे तो हुँ, हमारी हुँ, खुशकिस्मती है। तो मोइन अख्तर साहब, तो तकरीबन मैं सबको ही देखता हूँ, हुँ, सबको ही सुनता हूँ। हुँ, कोशिश करता हूँ कि जिससे भी जितनी भी खुशबू चुरा ली जाए, जिसके सुहन के दस्तरखान से जितने नवाले भी मेरे नसीब हो जाएँ, तो वो सब मिल के एक हसीन इम्तज़ाज गुलदस्ता बन जाता है। छोटे लेवल का ना एक प्रोविज़नल लेवल का एक इवेंट है, उसमें मुझसे स्टेज छीना गया। तो कुछ ही दिनों बाद मुझे नेशनल लेवल का इवेंट मिल गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब हुँ। शमाउन मुमताज़ ने सोचा कि अब ये हुँ। शौक नहीं, अब ये प्रोफ़ेशन बन चुका है? अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट नहीं था गुलज़ार भाई, ये है कि स्टडी हम लोग थोड़े-से इसमें हैं कि एज़ अ नेशन भी ना हमें थोड़ा-सा हमें ग्रो करने की ज़रूरत है कि हम करियर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम लोग अपना इतने हमें आज़ाद नहीं किया जाता या इतना दलेर नहीं किया जाता। अभी शायद चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब मैं भी था यूनिवर्सिटी में ना, कि हम ऐसा करियर सेलेक्ट कर सकें कि जो हमारे शौक हो या फिर जो नेचुरल हमारे अंदर टैलेंट हो। करियर बेशक मेरे डिफरेंट रहे हैं, मैंने आईटी किया, बीएस आईटी किया, उससे पहले प्री इंजीनियरिंग की है। हालाँकि मुझे मैथ्स काम में जाना चाहिए था, इस फील्ड में आना चाहिए था मीडिया स्टडीज़ में। लेकिन क्योंकि हम लोग उस टाइम इतने दलेर नहीं होते ना कि हम अपना कैरियर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकें। तो उसमें ये है कि टर्निंग पॉइंट मेरा पहले दिन से यही था, मेरा एक ख्वाब था। टर्निंग पॉइंट नहीं था, मेरा ख्वाब था, बस मैंने कुछ बनना है, बस यार टीवी पे आना है मैंने। मैंने बातें करनी है बस लोगों से, मैंने होस्टिंग करनी है। ये चीज़ें मेरे पहले दिन से थी, कोई एक पॉइंट नहीं आया था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जब मैं गया ना, चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हुई, मैं डिबेट्स में गया, पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के स्टेजेस पे करने लगा। फिर मुझे ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया, हाँ, मैं कर सकता हूँ ये चीज़। स्टेज पर जाने से पहले आप किस किस्म की तैयारी करते हैं? स्टेज पे जाने से पहले वो बताया आपको कि अभी कोई मतलब तैयारी यही होती है कि बस ड्रेस ही चेंज करना होता है। ड्रेसिंग के अलावा कुछ तो मेंटली भी होता है हाँ, बंदा। अब मेंटली ये होता है कि डिपेंड करता है कि आपके शो का लेवल कौन सा है। बाकी हुँ, के स्टेज पे बस ज़हन में ना वो एक थोड़ी-सी चीज़ें बन जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन जो होता है, कंटेंट आज तक मैंने कभी किसी से लिखवाया नहीं है। कंटेंट खुद लिखना होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मौके की मुनासबत से, आपके ऑडियंस देख के, माहौल देख के, आपका गेस्ट देख के ना, तो वो चीज़ ज़हन में अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ आ जाती है। कि आपके बैक पे जब हार्ड वर्क होती है ना, आपने अपना स्किल सेट होता है, आपका ग्रास रूट पे आपने काम किया होता है शुरू से, तो उसमें यही होता है कि आप फिर जब ऐसे मौके आते हैं ना, फिर फिल बदी जो चीज़ है ना, वो सबसे बड़ी यहाँ पे ज़रूरत इस दौर में अगर कहा जाए तो होस्टिंग में वो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त फिल-बदी होने की। तो ये है कि कोई स्पेशल प्रिपरेशंस मैं नहीं समझा कि मैंने कभी की हैं या कोई होती हैं। हाँ, शो को देख के, डेकोरम देख के कि यार ये जो ये होता है कि जिन-जिन गेस्ट को मैंने, क्योंकि होस्ट का काम होता है कि अपने गेस्ट को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना। ये आपकी सबसे बड़ी सही। ज़िम्मेदारी होती हुँ, है। तो यहाँ लाइटर मूड में तो मैं जो ताबिश भाई के साथ ना था, जियो पे पहला मेरा शो था, तो
मैंने यही बात की थी कि ताबिश भाई को कि होस्ट का काम मतलब सबसे मुश्किल होता है कि उस बंदे की भी तारीफ़ करनी पड़ती है और ऐसी-ऐसी तारीफ़ करनी पड़ती है कि गेस्ट के घर वाले भी नहीं मान रहे होते हैं। तो सही। वो चीज़ होती है। हाँ, आप बस यही ज़हन में रखें गेस्ट का ना आपका जो जिसे आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसकी थोड़ी-सी आपको हिस्ट्री उसकी जो मेन ग्रिप है जो मेन उसके प्लस पॉइंट्स हैं जो उसके अचीवमेंट्स हैं वो ज़हन में हो ना तो उन्हें बस समराइज़ करके एक ऐसे उनके मुताबिक अगर कोई शेर ज़हन में हो या पहले से थोड़ा-सा सर्च कर लें, तो वो ही होती है प्रिपरेशन बाकी ऐसे कोई इतना मतलब ख़ास नहीं होता। लंदन में रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? यार देखा जाए तो हम लोग सेम ही हैं। कोई डिफरेंस नहीं? सॉरी यार डिफरेंस कुछ चीज़ों में है लेकिन मोस्टली हम लोग सेम हैं। एक थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में ना ज़्यादा लोग मैं इवेंट में जाता था ना, तो ज़्यादा लोगों को शौक होता था कि आर्टिस्ट को सुनने का। यहाँ पे ज़्यादा लोगों को शौक है आर्टिस्ट बनने का। बढ़ने का। जो भी बंदा नीचे बैठा है हर कोई यही चाहेगा मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, मैं भी स्टेज पे हूँ, मेरी भी कोई अच्छी सी तस्वीर बने, मैं भी वीआईपी हूँ। ये थोड़ा-सा है लेकिन बाकी यार हम लोग जहाँ भी चले जाएँ हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं यार, हम एक ही रहेंगे। आप इस वक्त आफताब इकबाल साहब की टीम के साथ नज़र आते हैं। हुँ। इस टीम में आपका क्या किरदार है? अच्छा आफ़ताब साहब के साथ जो था मेरा वो उनका जो यूके टूर था ना हबर हर समंदर पार वो डिफरेंट यूके के सिटीज़ में जाके वो प्रॉपर एक स्टेज शो उसके अलावा आफ़ताब साहब जैसे बैठ के वो सेशन करते हैं कॉमेडियंस बैठते हैं वो था तो इसमें मेरा रोल एज अ प्रेजेंटर और एज अ कंपेयर था मीन्स कि आफ़ताब इकबाल साहब जब आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना जब स्टेज प्ले स्टार्ट हो रहा है वो करना एक दो और उसमें थे सेगमेंट्स थे ना पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट से लेकर एंड तक चलना होस्टिंग उसमें जितने आपके स्पॉन्सर्स थे उन्हें हाईलाइट करना ये सारी चीज़ें फिर देन एंड जो आफ्ताब साहब का जो प्रॉपर वो शो होता था वो चेयर्स लगती हैं कॉमेडियंस बैठते हैं बाकी सारे तो वो उसमें ना उसमें भी पार्ट था मैं सही। तो ये लेकिन मेन यही था प्रेजेंटर। बेहतरीन होस्ट और कंपेयर बनने के लिए कौन सी कोर स्किल्स ज़रूरी हैं? हाँ, कौन से कोर स्किल्स यार इसमें ये ज़रूरी है कि आपको वर्सटाइल होना पड़ता है। आप अगर वर्सटाइल नहीं है तो फिर ये है कि आपको पहले तो एक अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी है। इसका बहुत एक जॉनरास डिफरेंट है कि आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप इस्लामिक शोज़ की होस्टिंग कर रहे हैं, आप किसी कंसर्ट की होस्टिंग कर रहे हैं, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट की होस्टिंग कर रहे हैं, आप किसी सियासी या इंफोटेनमेंट शो की होस्टिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं आपस में। अगर आप ये सब अगर अ, आपको ये वर्सेटिलिटी नहीं नहीं, आती। आप लफ्ज़ वर्सटाइल यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ऑडियंस के लिए आप इसको एक्सप्लेन कर दें। यार वर्सेटाइल यही है कि अगर आपको ना मीन्स कि आप इस्लामिक महफ़िल की होस्टिंग कर रहे हैं और साथ में ही आप किसी स्पोर्ट्स के शो की होस्टिंग कर रहे हैं। अगर तो आप ऐसे-ऐसे बस धक्के से ही चले गए, खुद ही शो करवा रहे हैं ना, आपने कहा मैं कर लूँगा, आपका सेम वो चीज़ रहा है ना, दोनों में आपका मतलब फ़र्क नहीं लोगों को फ़ील हो रहा। फिर आपको शायद पहले एक अपनी वो सेलेक्ट करनी है कि मैं किस चीज़ का होस्ट हूँ। उसके अलावा बार-बार जो बात मैं करता हूँ फ़िल-बदी होना बहुत ज़रूरी है। ज़हीरा अल्फ़ाज़ होना ज़रूरी है। आपका उसके अलावा आपको पोएट्री अच्छी आनी चाहिए। आपको मौके की मुनासबत से शेर कहना आना चाहिए। ओके। उसके अलावा अशार का एक मजमूआ आपके ज़हन में होना चाहिए, मुताला आपका इतना होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फिर पता होना चाहिए मैंने किस तरह की ऑडियंस को किस तरह से डील करना है। मीन्स के डिफरेंट वेन्यूज़ पे डिपेंड करता है। आप किसी कमरे के अंदर बैठ के एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक शो की होस्टिंग कर रहे हैं, वो भी होस्टिंग है। आप किसी मजमे को डील कर रहे हैं, फिर मजमे को डील करने में भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि किस तरह का मजमा है। आपने उस तरह से होस्टिंग करनी होती है। अकॉर्डिंग टू द आपकी जो ऑडियंस है वो एक किस्म का आपका क्लाइंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको और होस्ट उस वक़्त कामयाब होता है जब आपका इंटरेक्शन आपकी ऑडियंस के साथ या फिर जो आपके लोग आपको सुन रहे हैं, जब तक वो एन्जॉय नहीं करेंगे, हर बंदा आपकी बात पे जब आप कहेंगे किसी को इनवाइट करने के लिए ना, आपकी बात पे ताली बजाएँ, गेस्ट कैसा भी हो। किसी बच्चे को भी आपने स्टेज पे इनवाइट करना है, आप में ये स्किल होना चाहिए कि आपकी बात पे वो ताली बजा दें। कुछ मैच्योर पढ़े लिखे लोग हुँ, भी स्टेज पर जाने से कतराते हैं। हुँ। 2-4 लोगों से के सामने बात नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? वो अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे बहाल कर सकते हैं?
अच्छा, इसके लिए मैं एक बात करता होता हूँ कि सबसे पहले आप ये सोचा करें कि जब आप स्टेज पे खड़े हो जाते हैं जाके, तो ये सोचा करें मेरे सामने जो 500 लोग बैठे हैं ना, इनमें से भी कोई ऐसा नहीं है कि जो स्टेज पे आके बात कर सके या स्टेज पे भी ना आ सके। अगर मैं स्टेज पे आ गया हूँ ना, तो यार वो इसका मतलब हाँ, ये वो कौन से मतलब इतने हाँ, वो बैठे हैं सारे के आइंस्टाइन या जो भी है। तो ये जब माइंडसेट ये सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस के लिए होता है, तो हर बंदा मतलब सब इंसान मेरी नज़र में अशरफुल मखलूक़ात सब लोगों की रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सोच इस बात को लेके स्पीकिंग के यार अगर हुँ। मैं स्टेज पे खड़ा होके मैं बात करूँगा तो बाकी मेरे सामने बैठे हैं यार वो भी मेरे जैसे ही हैं। तो ये इस चीज़ को लेके ना अगर आप चलें तो वो इतना मसला नहीं होता। आप बैक वक़्त मज़हबी नक़ाबत भी करते हैं, इवेंट होस्टिंग भी करते हैं, डिबेटिंग भी करते हैं। क्या ये आपने किसी उस्ताद से सीखा या ये सारी सेल्फ मेड जर्नी है? अच्छा, उस्ताद जिसके पास भी मैं अगर जाऊँ ना तो वो उस्ताद कोई मिला, कोई सीनियर मिला या जो भी फ़ील्ड में मिला था ना, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था यार तुम सब चीज़ों को ना करो। एक इंसान ये सारी चीज़ों को कैसे कर सकता है? ये इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है ना। आप किसी एक चीज़ को पकड़ो लेकिन ये मैं शायद ढीठ था या फिर ये मेरा पैशन था या कॉन्फिडेंस या ये अंधा यकीन था। तो मैंने कहा नहीं यार मैंने करनी है ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मतलब कभी लेकिन मैं सक्सेसफुल इस वजह से इस चीज़ को समझता हूँ कि मैं अगर मज़हबी महफ़िल की मैं होस्टिंग कर रहा हूँ जिसे हम नकाबत कहते हैं, तो कोई बंदा सुनने वाले को ये नहीं फ़ील होगा कि ये पार्ट टाइम नकाबत करता है। ये नकीब सही। महफ़िल नहीं है। मीन्स एज़ अ प्रोफेशनल अगर मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ मैच की, मैं एज़ अ मास्टर ऑफ सेरेमनी अगर कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ सेरेमनी और कमेंट्री भी वो 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सही, अगर मैं बिल्कुल। टॉस करवा रहा हूँ, एज़ अ प्रेज़ेंटर कर रहा हूँ, हुँ। तो वो अब किसी बंदे को ये नहीं फ़ील होगा कि यार ये वाक़ई हाँ, यार ये मौलवी है, ये नकाबत करता है। कमेंट्री आप इंग्लिश में कर लेते हो, उर्दू में करते यार हैं? ज़्यादा उर्दू में मज़ा आता है, इंग्लिश तो बस हाँ, गुज़ारा ही है। अच्छा। कोशिश ही करते हैं लेकिन उर्दू क्योंकि अपनी ज़ुबान है ना, हुँ, तो हुँ। वो उस उर्दू क्योंकि आई लव मोस्ट सब लैंग्वेजेज़ में हालाँकि उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है हुँ। कि मैं कराची या लाहौर से नहीं हूँ, इस्लामाबाद से लाहौरी तो ख़ैर वो भी सब भी अच्छी बोलते हैं लेकिन मैं क्योंकि इतना ज़्यादा क्योंकि पंजाबी में ज़्यादा वो ब्रॉट अप था जिस एरिया से थे तो इतनी आई विश कि मैं ज़्यादा अच्छी उर्दू बोल सकूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ उस चीज़ पे ना, तो क्योंकि उर्दू से मज़े की लैंग्वेज नहीं है और आपके नज़दीक तकरीर एक स्किल है या ज़िम्मेदारी भी? अगर ज़िम्मेदारी है तो मुकर्रिर को किन हुदूद-व-क़ुयूद का ख़्याल रखना चाहिए? यार हाँ, ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन की है। तो तकरीर में ज़िम्मेदारी आप पे ये होती है मुकर्रर पे कि लेकिन मुकर्रर पे सबसे पहले तो आजकल ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं कहनी जिससे आप या आपकी फैमिली किसी मसले में आ जाए। हाँ, मुकर्रर पे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जब आप बात कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप कतई ऐसी बात ना करें। कुछ लोग आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं कि जिससे किसी को मिसगाइड किया जाए या फिर कोई वो चीज़ सबसे गलत होती है। आप को सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि आप हक़ाइक़ खुद जानें, आपको खुद चीज़ का नॉलेज हो, फिर उस चीज़ पे आप बात करें। तो ये ज़िम्मेदारी हाँ, ऑब्वियसली ज़िम्म स्किल तो है ही लेकिन जब आप एज़ अ डिबेटर, एज़ अ स्पीकर होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारी होती है। जब आप स्टेज पर होते हैं तो सामीन पर गहरा असर डालने के लिए हुँ। आप किन फैक्टर्स पर फोकस करते हैं? यार गहरा असर अभी क्या पता पड़ता है या नहीं पड़ता। फैक्टर्स है यार यही होते हैं कि देखना पड़ता है कि कहाँ क्योंकि लोग ना मुख्तलिफ से मिलते हैं। एक ही ऑडियंस में लोग खुश नहीं होते। कुछ लोग कह रहे होते हैं यार आप बहुत आहिस्ता बोल रहे थे, थोड़ा ऊँचा बोलना चाहिए था एनर्जी से। कुछ लोग कह रहे होते हैं आप बहुत एनर्जेटिक बोल रहे थे, आपको थोड़ा-सा स्लो बोलना चाहिए। एक ही मजमे में ना 2 मुख्तलिफ लोग मिल जाते हैं। लेकिन आपको यही होता है आपका फैक्टर कि आपको रेलेवेंसी आनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए आपका कंटेंट। कौन-सी ऑडियंस बैठी है, मौके की मुनासबत से कौन-सी बात करनी है, जो उन्हें अट्रैक्ट करे। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होता है। आपकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? ये मैं हर पॉडकास्ट में हर गेस्ट से पूछता हूँ। शोहरत, पैसा या कुछ और? कामयाबी यार 2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम, दुनियावी एतबार से देखें तो क्योंकि हर बंदे की नज़र में हाँ। कामयाबी की अलग से हाँ, हाँ, डेफिनेशन हाँ। है। यार कामयाबी यही है कि दुनियावी एतबार से देखें आपने अच्छे पैसे कमा लिए, ये वो ये सारी चीज़ें बना ली, वो सब आ जाता है। मैं जो चीज़ सोचता हूँ ना हाँ, आपकी वजह से कभी किसी की आँख से आंसू ना निकला हो। आपने कभी किसी को धोखा ना दिया हो, हालाँकि अगले बंदा आपको धोखा दे भी रहा है, आपको यूज़ भी कर रहा है, लेकिन आपको पता होने के बावजूद भी आप इग्नोर कर दें। तो एक तो ये आपका ना
नहीं शॉर्टली हाँ शॉर्टली शॉर्टली आप ये हाँ यार बताएं आप कि पैसा, हाँ शोहरत या कुछ और समझते हैं आप? सर कामयाबी हाँ ऑब्वियसली पहले मैं समझता था वो हाफिज़ साहब का शेर है ना कि तहज़ीब हाफिज़ साहब को शायद अभी सही जहन में नहीं था कि मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, इसमें बंदा मरता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली हाफ़ी, मेरी अम्मा तो कहती थी पैसा कुछ नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली आज के जो दिन है तो पैसा ही है यार वाकई पैसा क्योंकि मैटर करता है पैसे से। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप अपनी फैमिली को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, आप इस मुकाम पे पहुँचें कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, हर फैसिलिटी दे सकें, फिर आप हाँ वाकई। क्या एक अच्छा मुकर्रर पैदा होता है या बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो इसके लिए कौन सी हैबिट ज़रूरी हैं? यार जो बना होता है मेहनत करके वो भी बहुत लोग मैंने देखे हैं मेहनत करके बड़ा अच्छा बोलने वाले बने हैं, जो कॉन्फिडेंस जिनमें पहले नहीं था मेहनत की है अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बिल्ट इन भी होते हैं ना नेचुरल जिसके अंदर जैसे मैं था बचपन से शौक था, कोई कॉन्फिडेंस में इतना कोई मसला नहीं आया, तो लेकिन मेहनत ज़रूरी है। मैंने इतनी मेहनत नहीं की, अगर हाँ मैं मेहनत करता तो अच्छा इम्प्रूवमेंट मतलब और अच्छा मैं बोल सकता था, मज़ीद इम्प्रूवमेंट मैंने शायद इतनी मेहनत नहीं की, ये चीज़ें सारी नेचुरल थी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्ट इन नहीं होती है कॉन्फिडेंस, वो मेहनत करके मेहनत ऐसे ही की जाती है यार, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, मुताला ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिर आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितने ज़्यादा स्टेजेस पे जाएंगे, जितने ज़्यादा आपसे फंबल्स होंगे, जितना ज़्यादा आप भूलेंगे उतना ज़्यादा मतलब लगातार लगे रहना पड़ता है। तकरीर में ज़्यादा ताकत किसकी होती है? अल्फाज, आवाज़ या शख्सियत या तीनों का मजमू होती है? अच्छा तकरीर करने वाले की शख्सियत मैं नहीं समझता इतना मैटर करती है, उसका लहजा, उसकी आवाज़ और उसकी बात, जो अल्फाज हैं अगर सबसे। इमरान खान तकरीर कर रहा हो तो उसकी शख्सियत मैटर करती है कि नहीं यार करती, या सिर्फ अल्फाज ही हाँ करते हैं? ऐसे खान साहब तकरीर करते हैं, लेकिन खान साहब ऑब्वियसली ऐसे भी पर सियासी हम हो जाएंगे, लेकिन हमारे और भी लीडर हैं जो नाम तो बड़ा होता है, फेमस होते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो लोग आगे से हंस रहे होते हैं। लेकिन खान साहब तो फिर बात भी करते थे ना अच्छी, उनका लहजा या हम्म। उसकी आवाज़ में वो रोब था। तो वैसे मैं अभी क्योंकि पॉलिटिकल मैं करना नहीं चाहता, लेकिन और भी कुछ हमारे लीडर हैं जो बात करते हैं तो फिर आगे से मीम्स ही बन जाती हैं। तो खान साहब की लेकिन कंटेंट में भी जान होती थी ना, शख्सियत तो ऑब्वियसली है। आपने मुख्तलिफ टीवी शोज़ और प्रोग्रामों में मुकाबलों में हिस्सा लिया, क्या रेफरेंस के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है या हर जगह पर रेफरेंस, सिफारिश, लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है? वो कहते हैं चल के आया हूँ, उठा कर नहीं लाया गया मैं, शक हो तो मेरे पाँव के छाले गिन लो, जब मैं आया था अकेला था तुमने गिना था, आज हर समत मेरे चाहने वाले गिन लो। ऑब्वियसली ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट बन चुकी है कि आप विदाउट रेफरेंस बहुत मुश्किल है ये चीज़। यहाँ तो अच्छा 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ईज़िली ना आपको इस फ़ील्ड में कामयाबी के लिए, या तो आपके पास फ़ेम हो, जैसा भी फ़ेम हो, वो बेशक चाहत फ़तेह अली खान वाला फ़ेम हो या फिर कोई भी मतलब फ़ेम हो, जहाँ पहाड़ी-वहाड़ी है वो देखें भी इतनी सक्सेसफुल है। आपके पास या तो फ़ेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास तगड़ा रेफ़रेंस होना चाहिए। ये 2 चीज़ें नहीं है, फिर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन बचता है ना, वो ऑप्शन है जो वसीम बदामी ने अपनाया था। वो ऑप्शन है जो इकरारुल हसन ने अपनाया था। वो ऑप्शन आप अपना के फिर आप जो लेजेंड बनते हैं ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वो होता है स्ट्रगल, पैशन, वो होता है आपका मतलब पागलपन, जिसे दुनिया समझ यार ये पागल है, देखें यार क्या इस फ़ील्ड में किया जा रहा है, धक्के खा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन वो चेहरा कि जिसे कहा जाए कि आप कैमरा के सामने बैठने के काबिल नहीं है तो वो पाकिस्तान का आज सबसे महँगा फ़ेस बिक रहा हो। बहुत शुक्रिया जनाब शमाउन मुमताज़ साहब, आपके कीमती हुँ। वक्त और आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। गुलज़ार भाई आपका बहुत शुक्रिया एंड बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं आऊँगा, हम इंशाल्लाह गपशप इंशाल्लाह। लगाएँगे, और बेस्ट विशेज़ आपके चैनल के लिए, थैंक यू और सो बड़ा मच। अच्छा आप कंटेंट बना रहे हैं, तो होपफुली ऑडियंस को भी पसंद आएगा। नाजरीन, आज की नशिस्त में हमने जाना कि जब विजन वाज़े हो और कोशिश मुसलसल रहे तो रास्ते खुद ब खुद हमवार होने लगते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जीसी स्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई स्टोरी और नई पर्सनैलिटी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।